नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। मानस खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। पीएम मोदी ने कानपुर को दी बड़ी सौगात। 15 प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिजनों से मिलकर हुए भावुक। कानपुर में पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का किया जिक्र, कहा पाकिस्तान को मिला करारा जवाब। सीएम योगी ने भी ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की। जौनपुर सड़क हादसे का सीएम ने लिया संज्ञान। मृतकों के परिजनों के प्रति सीएम ने संवेदना व्यक्त की। घायलों को समुचित उपचार के निर्देश दिए। जौनपुर में सड़क हादसे में 4 की मौत हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में शुरू होगी अब नई सुविधाएं। मल्टी लेवल पार्किंग और अधिवक्ता चैंबर का होगा उद्घाटन। सीएम योगी कार्यक्रम में होंगे मुख्य अतिथि। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, 35,000 शिक्षकों को झटका, नहीं मिलेगी पुरानी पेंशन। और बरेली के हाफिजगंज में मुस्लिम युवक ने किशोरी से किया दुष्कर्म। पुलिस ने आरोपी सानू अंसारी को किया गिरफ्तार। रेप के बाद वीडियो वायरल करने की दी धमकी। आप देख रहे हैं न्यूज़ खबरों का सारथी। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रशेखर कृषि विश्वविद्यालय के मंच से 47,574 करोड़ रुपए की 15 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। वहीं हरी झंडी दिखाकर नयागंज स्टेशन मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन किया और यहां से मेट्रो को रवाना किया। इसमें वंचित वर्ग के बच्चे पहली यात्रा के साक्षी बने। इसके अलावा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को लाभान्वित भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर में आयुष्मान वय वंदन योजना के लाभार्थियों को हेल्थ कार्ड भी वितरित किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नयागंज से कानपुर सेंट्रल के बीच चलने वाली मेट्रो हरी झंडी दिखाई है। आपको बता दें, इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आधारभूत ढांचे को सशक्त बनाना है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी कानपुर मेट्रो रेल परियोजना चुन्नीगंज से कानपुर सेंट्रल तक के नए भूमिगत सेक्शन का उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों हुआ है। इस रूट पर चुन्नीगंज, बड़ा चौराहा, नवीन मार्केट, नयागंज और कानपुर सेंट्रल जैसे 5 नए भूमिगत स्टेशन तैयार किए गए हैं। इस विस्तार से शहर के लाल इमली जेड स्क्वायर मॉल, ग्रीन पार्क स्टेडियम, परेड ग्राउंड, बुक मार्केट और सोमदत्त प्लाजा जैसे महत्वपूर्ण स्थान सीधे मेट्रो से जुड़ जाएंगे। अभी तक आईआईटी कानपुर से मोती झील तक 9 स्टेशन चालू हैं और इस विस्तार से मेट्रो सेवा और अधिक सुलभ, सुरक्षित और तेज होगी। घाटमपुर में 660 मेगावाट की 3 इकाइयों और पनकी में एक तापीय परियोजना का भी शुभारंभ किया गया। इन परियोजनाओं से उत्तर प्रदेश सहित पड़ोसी राज्यों को स्थायी और भरपूर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। यही नहीं, पनकी पावर प्लांट से कल्याणपुर तक 2 नए रेलवे ब्रिज का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। ये 3 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आयुष्मान वय वंदन योजना, मेट्रो को हरी झंडी दिखाई और 15 परियोजनाओं की सौगात कानपुर वासियों को प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर की धरती से पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी और धमकाया भी। प्रधानमंत्री मोदी ने कानपुरिया भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा कि दुश्मन कहीं भी हो, हौंक दिया जाएगा। आपको बता दें, ये कानपुर की प्रचलित भाषा है। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने सैकड़ों मील अंदर जाकर तबाह कर दिए हैं। हमारी सेना ने ऐसा पराक्रम दिखाया है कि पाकिस्तानी सेना को युद्ध रोकने की मांग करने पर मजबूर होना पड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम की इस धरती से सेना के इस शौर्य को बार बार सलाम करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। पहलगाम के कायरना आतंकी हमले में हमारे कानपुर के बेटे शुभम द्विवेदी ने भी इस बर्बरता का वो शिकार हुए। बेटी ऐशन्या की वो पीड़ा, वो कष्ट और भीतर का आक्रोश हम सब महसूस कर सकते हैं।
हमारी बहनों बेटियों का वही आक्रोश ऑपरेशन सिंदूर के रूप में पूरी दुनिया ने देखा है। हमने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने घर में घुसकर सैकड़ों मील अंदर जाकर तबाह कर दिए। और हमारी सेना ने ऐसा पराक्रम किया कि पाकिस्तानी सेना को गिड़गिड़ाकर युद्ध रोकने की मांग करने पर मजबूर होना पड़ा। स्वतंत्रता संग्राम की इस धरती से सेना के शौर्य को बार बार सैल्यूट करता हूं। मैं फिर कहना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो दुश्मन गिड़गिड़ा रहा था वो किसी धोखे में न रहे। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। भारत ने आतंक के खिलाफ अपनी लड़ाई में 3 सूत्र स्पष्ट रूप से तय किए हैं। पहला, भारत हर आतंकी हमले का करारा जवाब देगा। उसका समय, जवाब देने का तरीका और जवाब देने की शर्तें हमारी सेनाएं खुद तय करेगी। दूसरा, भारत अब एटम बम की गीदड़ बप्पी से नहीं डरेगा। और न ही उसके आधार पर कोई फैसला लेगा। तीसरा, आतंक के आका और आतंकी सरपरस्त सरकार को भारत एक ही नजर से देखेगा। पाकिस्तान का स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर ये अब खेल चलने वाला नहीं है। अगर मैं सीधी कानपुरिया में कहूं तो दुश्मन कहीं भी हो हाँक दिया जाएगा। कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान सीएम योगी ने भी मंच साझा करते हुए विकास के साथ देश के दुश्मनों पर करारे वार किए हैं। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने ऑपरेशन सिंदूर की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री पहली बार यूपी आए हैं। प्रधानमंत्री की अगुवाई में पाकिस्तान को करारा जवाब मिला है। हमारी सेना ने आतंकियों को करारा जवाब दिया है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में सेना ने शौर्य दिखाया है। ये आत्मनिर्भर भारत की सफलता की मिसाल है। सेना का ऑपरेशन सिंदूर न्याय का संकल्प है जो हर भारतीय की भावनाओं और देश के दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित करता है।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके यशस्वी मार्गदर्शन और नेतृत्व पर हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है। आपने सुरक्षा से लेकर के समृद्धि का जो मार्ग पिछले 11 वर्षों में देश के अंदर प्रशस्त किया है, आज उसकी एक झलक इस कानपुर में एक साथ 47,600 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर भी हम सबको देखने को मिल रहा है। 47,700 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं में कानपुर के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मेट्रो का संचालन के जिस कार्यक्रम को आपने दिसंबर 2021 में शुभारंभ किया था, जिसमें इसके पहले फेज में कानपुर के अंदर आईआईटी से मोती झील तक जो कार्य का उद्घाटन आपने 2021 में किया था, इसी के सेकंड फेज का लोकार्पण आज आपके कर कमलों से होने जा रहा है। कानपुर को मेट्रो की सौगात के लिए हम कानपुर वासियों की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। देश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए देश के दुश्मनों को वे जिस भाषा में समझें, उसी भाषा में पहले सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से, फिर एरियर स्ट्राइक के माध्यम से और अब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम के कारण आज पूरी दुनिया भारत के शक्ति और सामर्थ्य को एक उदाहरण के रूप में मान रही है। बहनों और भाइयों, भारत की न्यू डिफेंस पॉलिसी, जिसके अंतर्गत दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करके भारत के सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दी करके भारत की सुरक्षा को पुख्ता इंतजाम करने का उदाहरण प्रस्तुत किया, यह प्रधानमंत्री जी के द्वारा 10 वर्ष पूर्व प्रारंभ किए गए मेड इन इंडिया की उस ताकत का भी एहसास दुनिया को कराता है, जो इस बार ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया ने देखा है। यह आत्मनिर्भर भारत की सफलता का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक कथन कि ऑपरेशन सिंदूर न्याय का एक अटूट संकल्प है, यह हर भारतीय के दिल की भावना और देश के दृढ़ निश्चय को भी दर्शाता है। आज उत्तर प्रदेश की ऊर्जा उत्पादन एक नए उदाहरण को प्रस्तुत करते हुए दिखाई दे रहा है। आज एक साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कानपुर के पनकी में, कानपुर के घाटापुर में, एटा के जवाहरपुर में, सोनभद्र के ओबरा में और बुलंदशहर के खुर्जा में ये 5 पावर प्लांट का, थर्मल पावर प्लांट का भी आज लोक उद्घाटन का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। ये सभी नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश की उस तस्वीर को प्रस्तुत करता है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो यूपी सरकार और समाजवादी पार्टी चर्चा में रहती है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ज्यादातर सत्ता पर वार करते नजर आते हैं, तो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहकर वो वार करते हैं। बीजेपी और यूपी सरकार में भी इसमें कम नहीं, ज्यादातर उत्तर और कटाक्ष सोशल मीडिया पर नजर आते हैं। लेकिन हाल ही में कुछ घटनाओं पर जिक्र किया जाए तो यूपी सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक
मामले में समाजवादी पार्टी का सोशल मीडिया काफी चर्चा में रहा, जिस पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर पर जवाब भी दिया। लेकिन बीजेपी के लिए उनका यह कार्य सिर्फ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के रूप में सीमित हो गया। भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, उसके सहयोगी दल सुहेल देव समाज पार्टी भी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को नसीहत देने लगी। बीजेपी का कहना है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को जनता से तो कोई सरोकार है नहीं। वो एक ट्रोलर की भांति लगातार ट्विटर पर सक्रिय रहते हैं और तमाम नेताओं के बारे में अनर्गल प्रलाप करते हैं। मुझे लगता है जनता उनको सीरियसली लेती नहीं है। वो ट्विटर के एक ट्रोलर नेता के रूप में स्थापित हो गए हैं। उनको स्थान मुबारक हो। भारतीय जनता पार्टी लाखों लाख कार्यकर्ताओं का संगठन है। हमारे यहाँ सभी पदाधिकारी अपना अपना दायित्व निभा रहे हैं। पार्टी जो कार्यक्रम सेंट्रल से आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में वह जिलों जिलों में मंडलों तक जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी को अपना संगठन देखना चाहिए और संसद में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी बोल चुके हैं कि अगले 25 साल तक जो है अखिलेश यादव अपने पार्टी का अध्यक्ष रहने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि पहले वो अपने संगठन की चिंता कर लें। देखिए, इससे एक बात बहुत स्पष्ट है कि भाजपा एक तानाशाही वाली पार्टी है। उसका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। वो अपने घटक दलों को दबा के रखती है, उन पर काबिज होना चाहती है और घटक दल इस बात को समझ गए हैं। वो कसमसाहट उनमें दिखने लगी है और इसीलिए वो अपनी पहचान बनाए रखने के लिए, अपनी आइडेंटिटी बनाए रखने के लिए अलग चुनाव लड़ना चाहते हैं। बीजेपी को कुछ भी कहने के पहले अपने गिरेबा में झांक लेना चाहिए कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तो उनके प्रधानमंत्री जी हैं। 328 कपड़े साल भर में बदलते हैं, अलग अलग पोज में फ़ोटो देते हैं, जम्मू और पुंछ नहीं जाते हैं मगर चुनाव की रैलियां करते हैं। जहां पर भी कोई मणिपुर नहीं जाते हैं मगर रोड शो करते हैं और एंगल से फ़ोटो और तमाम ऐसी फ़ोटो वायरल है जिसमें अगर उनके और कैमरे के बीच में कोई आ गया तो बड़ी बेदर्दी से उन्होंने धक्का देके हटा दिया है। तो ये तो उनका अपना हुआ है। लेकिन बस मैं एक चीज़ जानता हूँ कि सोशल मीडिया वॉर, ट्विटर वॉर, फेसबुक वॉर सब चलता रहे, भाषाई मर्यादाएं और राजनीतिक शुचिता बनी रहनी चाहिए। देखिए, बात डीएनए की हो रही है और बात दूसरी तरफ चली जा रही है, सोनगाछी तक चली जा रही है। ये राजनीति में सही नहीं। सामाजिक सद्भाव और सामाजिक न्याय की लड़ाई इस देश में सभी महापुरुषों ने लड़ा था और सभी महापुरुषों ने यही रास्ता दिखाया है कि आप सभी वर्गों के हितों के लिए काम करिए, उनकी बात करिए। ये व्यक्तिगत बातें हो रही हैं। वो 19, वो 20, वो 19, वो 20, इसी में लड़ाई चल रही है। वो कह रहे हैं हम लीडर हैं तो वो कह रहे हैं हम लीडर हैं। अब वो आपस में वो तय कर रहे हैं कि कौन बड़ा लीडर है। इसी की बस लड़ाई चल रही है। बात दूसरी नहीं है वहां की, ये बड़ा लड़ाई किसी और की हो रही है। बस लड़ाई इसी बात की है कि वो हम बड़े तो हम बड़े। तो ये पोस्टर वार करके डीएनए पर सवाल खड़ा कर, हाँ, श्री अखिलेश यादव जी एक पुराने अनुभवी नेता के पुत्र हैं और विरासत में उनको सियासत मिली और सियासत जिस दिशा में वो कर रहे हैं उस सियासत की दिशा अपने पिताजी को अपमान करके कर रहे हैं, अपने चाचा को अपमान करके कर रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी का संगठन पूरी तरीके से दुरुस्त है। प्रदेश अध्यक्ष जी भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी चुनाव हो गया था और प्रदेश अध्यक्ष की भी कमेटी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी कमेटी है, जिले स्तर की भी पूरी कमेटियां कंप्लीट हैं। फ्रंटल संगठन के सारे प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी कमेटियां, जिलों में फ्रंटल अध्यक्ष, मेन बॉडी के अध्यक्ष, ब्लॉक इकाई, विधानसभा इकाई, हमारा पूरा संगठन में पूरी तरह दुरुस्त है और हम लगातार संगठन पे काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा कि एक एक संगठन की लगभग माननीय जी ने सबकी बैठकें भी ले ली, 17 दिन लगातार बैठकें चली और उसमें लगातार आप लोगों से संवाद भी हुआ। दूसरी चीज, उधर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कहने को लिए भले कहती है कि हम बहुत बड़ी विशाल पार्टी हैं और बहुत हमारे यहाँ लोकतंत्र है, चुनाव के जरिए प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा उठापटक है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच खींचतान है, दिल्ली और अन्य राज्यों के बीच में खींचतान है, भारतीय जनता पार्टी और संघ में खींचतान है। उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष इसीलिए तय नहीं हो पा रहा। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार
से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। लखनऊ से अगली अहम खबर है, जहां ग्रेटर नोएडा में भूखंड आवंटन स्कीम लाएगी सरकार। बड़े स्तर पर औद्योगिक भूखंडों के आवंटन की स्कीम सरकार लाएगी। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने शुरू की है प्रक्रिया। विभिन्न सेक्टर्स में 40 औद्योगिक भूखंडों का होगा आवंटन। 450 से 8000 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स का आवंटन होगा। वहीं 28,600 से 33,950 के बीच प्रति स्क्वायर मीटर रिजर्व प्राइस होगी। तो विभिन्न सेक्टर्स में 40 औद्योगिक भूखंड का आवंटन होगा। सरकार स्कीम लाने वाली है। 450 से लेकर 8000 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स का आवंटन होगा। आपको बता दें 28,600 से 33,950 के बीच प्रति हेक्टेयर ग्रेटर नोएडा में भूखंड आवंटन स्कीम लाएगी सरकार। आपको बता दें बड़े स्तर पर औद्योगिक भूखंडों के आवंटन की स्कीम। और अगली अहम खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें लखनऊ से अहम खबर, आनंदी वाटर पार्क के एमडी से मारपीट की गई है। एमडी राकेश अग्रवाल के घर में घुसकर मारपीट की गई है। 3 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी गई है। ठाकुरगंज थाने में दर्ज कराई गई शिकायत। पैसे के लेन देन को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ है। तो ठाकुरगंज थाने में दर्ज कराई गई शिकायत। एमडी राकेश अग्रवाल के घर पर घुसकर मारपीट की गई है। 3 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ दी गई है तहरीर। तो लखनऊ से हम खबर आपको दिखा रहे हैं, ठाकुरगंज थाने में दर्ज कराई गई शिकायत। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ से अगली खबर है, जहां घर पर सो रहा नर्सिंग का छात्र रैस में ढंग से लापता हुआ है। युवक की चप्पलें और मोबाइल अलग अलग दिशाओं में पड़े मिले हैं। अपहरण की सूचना के बाद मौके पर पहुंची इलाकाई पुलिस। परिवार ने पुलिस को तहरीर दी है। वहीं जांच और तलाश में पुलिस जुटी हुई है। 21 वर्षीय गायब छात्र का नाम अतुल कुमार बताया गया है। अलीगढ़ के चंडौस थाना क्षेत्र के अमृतपुर की यह घटना बताई जा रही है। परिवार ने पुलिस को तहरीर दी है और जांच और तलाश में पुलिस जुट गई है। 21 वर्षीय गायब छात्र का नाम अतुल कुमार बताया गया है। अलीगढ़ के चंडौस थाना क्षेत्र की अमृतपुर की यह घटना है। और अगली खबर हापुड़ से, जहां एफसीआई के गेहूं में पानी मिला रहा कैंटर चालक। आपको बता दें गेहूं पर पानी डालने का वीडियो सामने आया है। हापुड़ से गाजियाबाद जा रहा था गेहूं, इस दौरान पानी डालने की जांच करने पहुंचे अधिकारी। हापुड़ नगर कोतवाली के मेरठ रोड का यह पूरा मामला है। पानी डालने की जांच करने पहुंचे अधिकारी। ये तस्वीरें सामने आई हैं, गेहूं पर पानी डालने का वीडियो वायरल हुआ है। हापुड़ से गाजियाबाद जा रहा था ये गेहूं, पानी डालने की जांच करने पहुंचे हैं अधिकारी। मामला यह है कि ये ट्रांसपोर्ट की एवज में ये कट्टे चोरी करते हैं और उसे कट्टे चोरी करने के बाद वजन पूरा करने के लिए पानी मिलाते हैं। रात ऐसा वीडियोग्राफी भी है जिसके पानी मिलाते हुए पकड़ा गया है लड़का। और वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। वहाँ अगर सीसीटीवी कैमरे चेक हो तो एक बार सारी प्रकरण समझ में आ जाएगा। अभी भी इन कट्टों का अगर मॉइस्चर चेक कराएगा तो सारों में पानी भरा हुआ मिलेगा। अभी क्या मामला है, अभी तो खाना पूर्ति हो रही है। कट्टों का सिर्फ वजन तोला जा रहा है और गिनती में हो रहा है। इनसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि पानी क्यों मिला रहे हैं। वजन खाद आपूर्ति अधिकारी यहाँ अभी मौजूद हैं, वो दिखवा रहे हैं। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। नोएडा में कोरोना ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। एक्टिव मरीजों की संख्या 43 पहुंची है, जबकि 22 महिलाएं और 21 पुरुष कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। पिछले 24 घंटों में 19 नए केस सामने आए हैं। कोरोना पॉजिटिव सभी मरीज फ्रॉम आपको बता दें आइसोलेशन में है। 22 महिलाएं और 21 पुरुष पॉजिटिव पाए गए हैं। पिछले 24 घंटों में 19 नए केस सामने आए हैं। नोएडा में कोरोना ने एक बार फिर से पैर पसारना शुरू किया। एक्टिव मरीजों की संख्या 43 पहुंची है।
22 महिलाएं और 21 पुरुष कोविड पॉजिटिव पाए गए। कोविड के लगातार केस बढ़ रहे हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि आज की डेट में जो कोविड के जो केसेस हैं, एक्टिव केस हैं गौतम बुद्ध नगर में 43 हैं। इन 43 केसेस में 22 तो फीमेल हैं और 21 मेल केसेस हैं। कल तक वो टोटल हमारे पास केसेस थे वो 24 थे, आज 43 हैं। इट मीन्स 19 केस अभी और बढ़े हैं। तो सर ये सारे जो पेशेंट्स हैं यहाँ पे कहाँ पे क्वारंटाइन किए गए हैं? मोस्टली सभी अपना होम आइसोलेशन में है। होम आइसोलेशन में। सर कोविड वार्ड बनाने की बात चल रही थी जिले में, तो क्या उसका भी उस पर भी कोई प्रोसेस है आगे कुछ? सभी लोग इस पर पूरी निगरानी रखे हुए हैं और जिला अस्पताल से भी हमारी पूरी बातचीत है। कल अब जो वार्ड का कितना बेड बनाना है, कितना करना है, ये सारा टोटल अभी सब प्लानिंग में है, चल रहा है इस पे काम। सर प्राइवेट अस्पतालों को भी कुछ निर्देश दिए गए हैं कोविड को लेकर? प्राइवेट अस्पतालों को एक्चुअली ये जो चीजें हैं पहले भी हम फेस कर चुके हैं। उन लोगों को हम ऐसे तो नहीं बोल सकते कि भाई तुम उनका टेस्टिंग करो, वो तो डिपेंड करता है कि वो मरीज दिखाने गए और वहाँ के डॉक्टर्स क्या टेस्ट लिखते हैं, क्या चीजें हैं। बाकी जो जनरल गाइडलाइन होती हैं वो सब तो सभी के लिए है, चाहे प्राइवेट में हो चाहे। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।